कथा में कुछ लोग परमानेंट सुनने वाले लोग रहते हैं और कुछ लोग आते जाते हैं, तो उससे कथा प्रभावित नहीं होती है। कथा चलती रहती है और पूरा होता है कथा। उसी प्रकार ये राजनीति है, आते जाते रहेंगे लोग और जनता सरकार के कार्यों पर और उनकी नीतियों पे अपना विश्वास जताएगी। ऐसा क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए अब चूंकि 5 साल के पहले जाना भी नहीं चाह रहे थे, छोड़कर के जाते तो कहाँ जाते। तो कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर इन्होंने दलित, शोषित, वंचित का झूठा एक आडंबर रच करके गए, जबकि इनको सीधा लिखना चाहिए था कि हमारा निज स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान के सपने अखिलेश यादव को आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो सपने उनको तब नहीं आए थे जब वो सरकार में थे। योगी जी का सरकार है और निश्चित तौर पे बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चलाए गए हैं और बुलडोजर चलाने से जो उनको संरक्षण दे रहे थे वो बहुत ज्यादा आहत है और असंवैधानिक ढंग से नहीं बुलडोजर चला। और जो भी लोग आने वाले दिनों में गरीबों के हक पे डाका डालेंगे, उन पे बुलडोजर चलना तय है। ये हमारी सरकार का स्टैंड क्लियर है एकदम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। चुनावी सफर शुरू हो चुका है, माहौल में गर्मी बढ़ गई है, प्रकृति कितनी भी ठंडक दे रही है, लेकिन चुनावी गर्मी के आगे ये सारी चीजें बेकार हैं। अब देखते हैं कुछ नए नए पैंतरे राजनीति में खेले जा रहे हैं। अभी भगदड़ मची हुई है पार्टियों में, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। इसी क्रम में कुछ लोग भागे हैं, कल कुछ परसों भी भागे थे और इन्हीं सब भगदड़ की चर्चा करेंगे और कुछ संवेदनशील मुद्दे आज और कल की तारीख में आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो युवा नेता, भाजपा के युवा नेता नीतीश शर्मा जी हैं। तो हम स्वागत करते हैं सीधे सीधे नीतीश जी का। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा हमको अवसर दिया आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए और आपका पूरे आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो घटनाक्रम है, जो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे, जो ये पार्टी में भगदड़ का माहौल बना हुआ है, क्या ऐसी वजह है कि तमाम नेता जो है वो भाजपा छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं? अंदर खाने कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है? नहीं, गड़बड़ी कोई नहीं चल रही है। अभी जो है 5 साल का कार्यकाल लगभग 4.5 साल का पूरा हुआ है जी। तो निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बेदाग छवि की सरकार और बहुत साफ सुथरी ढंग से चलाई गई है। एक भी भ्रष्टाचार के मामले नहीं उजागर हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग 2017 में कई दलों के लोग आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी में चुनावी हवा देख करके जी। और वो कहीं न कहीं उनको हमारी पार्टी ने सम्मान दिया, तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था जी। और 2017 में भी इसी प्रकार के माहौल थे। लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और हमारी पार्टी ने लोगों को सम्मान दिया, टिकट दिया और वो जीत करके भी आए और उनकी योग्यता अनुसार और उनकी क्षमता के अनुसार उनको मंत्री भी बनाया गया और वो 5 साल अपने विभागों का कार्यकाल देखे। लेकिन शक्ति इतनी थी कि भ्रष्टाचार पे उनका जरा सा भी दाल नहीं गल पाया और वो सफोकेशन महसूस कर रहे थे काफी दिनों से। ओम प्रकाश राजभर ज्यादा दिन तक वो झेल भी नहीं पाए तमाम मंचों से और बहुत ही जल्दी वो निकल लिए, चूंकि बहुत ही उनका दम घुट रहा था। तो उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था। ये लोग काफी मलाई खाए थे बसपा की सरकार में और वही मंशा इनकी थी, लेकिन इनका ये मंशा क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए अब चूंकि 5 साल के पहले जाना भी नहीं चाह रहे थे, छोड़कर के जाते तो कहाँ जाते। तो कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर इन्होंने दलित, शोषित, वंचित का झूठा एक आडंबर रच करके गए, जबकि इनको सीधा लिखना चाहिए था कि हमारा निज स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। कहीं पे आप देखे होंगे श्रीमद् भगवत गीता का कथा होता है, भगवान राम की कथा होती है, कथा 9 दिन 10 दिन चलती रहती है और कथा में कुछ लोग परमानेंट सुनने वाले लोग रहते हैं और कुछ लोग आते जाते हैं, तो उससे कथा प्रभावित नहीं होती है। कथा चलती रहती है और पूरा होता है कथा। उसी प्रकार ये राजनीति है, आते जाते रहेंगे लोग और जनता सरकार के कार्यों पर और उनकी नीतियों पे अपना विश्वास जताएगी। जी। अभी एक खबर आई है कि जो उन्नाव रेप पीड़िता थी, उसकी मां को एक पार्टी ने टिकट दे दिया और दूसरी पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो है पूरी तरीके से उस मां के साथ हैं और हम उनके फेवर में ही वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और उनके अगेंस्ट हम चुनाव के लिए कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पे और भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटमेंट है या क्या स्टैंड है, इसको देने के लिए और बताने के लिए हम अधिकृत नहीं है। इसके लिए हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी बातें आएंगी आप लोगों के सामने आएंगी। लेकिन आपका निजी विचार मैं जानना चाहता हूँ। मेरा निजी विचार ये है कि अगर वहाँ रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया एक दल के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे लगता है दिया गया है, और समाजवादी पार्टी ने उस पे अपना समर्थन जताया है, तो ऐसा एक टिकट पे नहीं हुआ है। आप देखेंगे अमेठी और रायबरेली में बार बार ये लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी नहीं लड़ाया करते थे, तो ये इनका कई अभी बहुत सारी सीटों पे ये स्थिति होने वाली है। लेकिन ये जो इमोशन से उसको जोड़े रेप पीड़िता की मां को दे करके, तो इसमें अभी जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है उसमें समाजवादी पार्टी को दोनों को मिल करके विचार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में थी। मुझे नहीं लगता कोई जिला, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा हो जहां पे रेप ना हुआ हो। तो इनको उन रेप पीड़ित और उनके परिजनों से मिलना चाहिए और उनको जो है मौका देना चाहिए। मुझे लगता है 403 सीटें हैं और 403 सीटों पर इनको 403 पीड़ित के परिजन मिल जाएंगे। तो इनके पार्टी के नेताओं को ढूंढना चाहिए, स्वयं टिकट नहीं मांगना चाहिए। और अगर ये ऐसा करते हैं तो मैं खुद ही इनकी सराहना करूंगा। बस 2016 में 4816 अच्छा रेप के आंकड़े हुए थे, दर्ज हुए। हाँ, और अभी 2020 का भी आंकड़ा आया है, जो एक एजेंसी है एनसीआरबी, उसका आंकड़ा आया 2700 के लगभग है। तो आधे से अधिक मामले, और इनके 4816 तब हैं जब गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता था। कोर्ट को, हाई कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता था। हमारे यहाँ आज एक फोन पे मुकदमे दर्ज होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इनके यहाँ आदमी दर दर भटकता था। हर मुकदमे पे सांसद, विधायक, मंत्री का हस्तक्षेप होता था और पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर रहते थे जी। तो इनको चाहिए कि अपना जितना हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार के आरोपी परिजन है, पीड़ित परिजन है, उनके परिजनों को टिकट दें। एक जगह देकर के ढोंग क्यों रच रहे हैं? इससे तो हमारे यहाँ तो ये कैसा मामला है, 1-2 मामले आए हैं, तो उसके लिए सरकार गंभीर है। और किसी इस सरकार में कोई किसी को बख्शने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पार्टी का हो चाहे बाहर का हो। इस मामले में एकदम स्टैंड क्लियर है और आप लोग भी देख रहे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है योगी जी और मोदी जी के ईमानदारी के मामले में। तो ये हम लोग संरक्षण नहीं देते हैं अपराध को, और ये लोग आडंबर रचते हैं। अगर इन्होंने वहां समर्थन किया तो 403 सीटों पे सब पे लड़ाए। बिल्कुल। अगर हम अपराध की बात करें, क्राइम कंट्रोल पिछली जो सरकारें थी उसकी अपेक्षा आप वर्तमान सरकार में, चूंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, आप कैसे देख पाते हैं कि क्या स्थिति है वर्तमान में? और एक चीज हमने और भी देखा कि मान लीजिए कोई अपराधी है, अपना वो सिर उठा रहा है किसी अपराध में, अभी उसके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ है, ये कार्य जो है वो न्यायालय का है, ना कि सरकार का है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही कोई घटना घटित होती है तुरंत उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कौन सी बात हुई कि आप अपराधी को उस जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रोसेस से नहीं गुजरने दे रहे हैं, सीधे उसका मकान ही गिरा दे रहे हैं? ये क्या बात हुई? वर्ष 2014 में लगभग 5000 से अधिक हत्या की घटनाएं हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। एनसीआरबी का आंकड़ा आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2020 में ये आंकड़े लगभग 3500 कुछ हैं। तो उसमें कमी आई है 50% से थोड़ा कम, 40% की कमी आई है जी। लोगों के, अपराधियों के मन में भय आ गया योगी सरकार का। लेकिन ऐसा नहीं था कि 100% सुधर गए, लेकिन 60% सुधरे और उन आंकड़ों में कमी आई जी। कमी इसीलिए आई क्योंकि उनको पता है कि योगी जी का सरकार है जी। और निश्चित तौर पे बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चलाए गए हैं और बुलडोजर चलाने से जो उनको संरक्षण दे रहे थे वो बहुत ज्यादा आहत है और जनता इस चीज से काफी प्रसन्न है। और असंवैधानिक ढंग से नहीं बुलडोजर चला है। जो उनकी अवैध संपत्ति थी, कब्जा की हुई संपत्ति थी, गरीबों का हक था, उस पे वो डाका डाले थे, उसको खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। और जो भी लोग आने वाले दिनों में गरीबों के हक पे डाका डालेंगे, उन पे बुलडोजर चलना तय है। ये हमारी सरकार का स्टैंड क्लियर है। तो बुलडोजर एक चेहरा प्रस्तुत किया गया है जी। और बुलडोजर से उनके घर ही नहीं गिरे हैं, उनके मंसूबों का भी चकनाचूर हुआ है। मतलब उनका मनोबल भी मनोबल पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। और जो लोग पत्थरबाजी में लिप्त थे, जो भारत के टुकड़े होंगे और जो
सैनिकों का अपमान करते थे, सैनिकों को रैपिस्ट बोलते थे, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। ऐसे लोग इस समय अपने घरों में बैठे हैं और मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। जी केवल जाति धर्म के आधार पे बांटने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष का उनको समर्थन मिल जाए। अभी योगी जी ने बताया ही है कि आंकड़ा क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मुट्ठी भर लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास रास नहीं आ रहा है, और उनको आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उनको पता चल जाएगा। जी, जैसा कि अभी हम लोग 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से एक भीषण त्रासदी से गुजर रहे हैं। कोविड ने हमको बहुत परेशान किया है, समूचा विश्व परेशान है। विश्व भर में बहुत मौतें हुई, हमारे वहाँ भारत में बहुत मौतें हुई। ऐसे में वर्तमान में अगर हम बात करें, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस केस को कंट्रोल करने की स्थिति में हैं, जबकि हमसे बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं, वो इस केस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोविड उनके हाथ से बाहर जा रहा है, वहाँ मौतें हो रही हैं, उनकी स्वास्थ्य जो सुविधाएँ हैं, वो चरमरा सी गई हैं। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है भारत सरकार की, कैसे वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है, जिससे यहाँ पे ना तो मौतें अब उस तरह से हो रही हैं और ना ही बीमारी का प्रसार बढ़ पा रहा है? देखिए, भारत वर्ष में 150 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। उसमें कुछ दूसरी डोज की भी पहुंच हो गई है और बूस्टर डोज भी आ गया है। तो कोविड वैक्सीन से इस आंकड़े में काफी गिरावट आई है, और जो संक्रमित हो रहे हैं वो 2, 4, 5 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं इस तीसरी लहर में। तो इस 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों ने कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ पे जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफी हद तक विकसित किया है, और सुदूर इलाकों में जो पहाड़ी इलाके थे जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था, वहां पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जहाँ 2 घर 1 घर था, वहां पर भी घर घर जाकर के वैक्सीन लगाया गया। और निश्चित उसका ये परिणाम है वैक्सीन लगने की वजह से कि आज हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा हुआ है कोरोना को लेकर के, और मामलों में काफी हद तक गिरावट आई है। अब ये नहीं कह सकते खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का इम्यूनिटी इतने मजबूत हो चुका है, बूस्टर डोज भी आ गया है उसकी वजह से, कि काफी हद तक हम लोगों की लड़ाई आसान हो गई है। लेकिन लोगों को अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। जी, चलते चलते कुछ एक विशेष मुद्दा रह जाता है जिस पे हम चर्चा कर लेना चाहेंगे। हम बात करना चाहेंगे कि मंदिर का जो मुद्दा है वो हमेशा भाजपा के सेंटर में रहा है। अभी वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि का मामला था वो सॉल्व हुआ और एक भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पे प्रारंभ है। काशी विश्वनाथ काफी सुंदर बन गया। आगे किस मंदिर का नंबर है और क्या ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं पार्टी की तरफ से, या क्या मैनिफेस्टो में कुछ आने वाला है ऐसा जिसको भाजपा अपने चुनाव का मुद्दा बना के लड़ेगी? देखिए, अयोध्या और में भगवान श्री राम का मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी के हमेशा मैनिफेस्टो में था जी। और लोग कहते भी थे, लोग तारीख पूछते थे, तारीख लोगों को पता चल गया। भव्य निर्माण चल रहा है और अभी कॉरिडोर का निर्माण शानदार बनारस में हुआ है, और इसके बाद मथुरा पे आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान के सपने अखिलेश यादव को आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो सपने उनको तब नहीं आए थे जब वो सरकार में थे। अब वो जब देख रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है तो उनको सपने आ रहे हैं। अब जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो भी वादा था, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, 370 को भी लोग एकदम असंभव मानते थे, राम मंदिर को असंभव मानते थे, 3 तलाक को असंभव मानते थे। तो इन असंभव चीजों को अगर संभव करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने तो निश्चित ही हैरानी होगी सबको। और अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं बहुत बड़े पैमाने पे, हमारे जिले में ही जितने धार्मिक स्थल हैं सब जगह कहीं पे 50 लाख, कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 2 करोड़, जहाँ पे जैसा भूमि है, जहाँ का जैसा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से धन अवमुक्त हुआ है, पर्यटन से हुआ है और धर्मार्थ कार्य से हुआ है और व्यापक रूप से विकास कार्य हुए हैं, और निश्चित ही इससे विरोधी हताश हैं, घबराए हुए हैं। जी, तो नितेश जी, आपने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और हम चाहेंगे कि अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पे विराम दें और आपको आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में थे नितेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। और इसी तरह के इंटरव्यू देखने के लिए, चुनावी पर चर्चा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए गाँव गाथा पे। बहुत बहुत धन्यवाद।